सभी को नमस्कार। वर्मा सर की क्लास में पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। आज हम 12th फिजिक्स का चैप्टर देख रहे हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या प्रकाशीय यंत्र के अंतर्गत हम देखेंगे सूक्ष्मदर्शी। तो बेटे, जैसा कि हम देख रहे हैं, शब्द ही यहां पर दिया हुआ है सूक्ष्मदर्शी। इंग्लिश में हम इसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग हम देख लेते हैं इस शब्द का। सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी वह उपकरण जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन किया जा सकता है। उन यंत्रों को हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। अब सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्म वस्तु का प्रतिबिंब बना देता है बड़ा, और उसको हम आसानी से देख लेते हैं। जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरे को कहा जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और यदि हमें आवर्धन बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में हमें चाहिए, तो आजकल हम देखते हैं साइंस में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग भी किया जाता है। कांच के लेंस से बने हुए सरल और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है। वहीं हम देखते हैं कि मैग्नेटिक लेंस से बनी हुई युक्ति जो होती है माइक्रोस्कोप के रूप में, उसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी हमने देखा कि सूक्ष्मदर्शी वह यंत्र जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का अध्ययन किया जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी कहलाते हैं। मेनली जनरली दो प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आवर्धन बहुत अधिक मात्रा में आवश्यक होता है सेल्यूलर ऑर्गन्स के लिए, तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग भी किया जाता है। अब हम हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले पहला क्वेश्चन यहां पर हम डील करेंगे, जिसे हम बोल रहे हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। अगला क्वेश्चन हम शुरू करें उसके पहले मैं आप लोगों को बतला दूं, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वर्मा सर हमारी YouTube चैनल का नाम है, कृपया इसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर ताजा अपडेट तत्काल प्राप्त हो सके। साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, साथ ही लाइक करना न भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे, देखते हैं हम सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस अर्थात मार्केट में हम देखते हैं कि रीडिंग लेंस मिलता है। साधारण लोक चाल की भाषा में उसे हम बिलोरी कांच भी कहते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार का एक लेंस बाजार में जनरल स्टोर की शॉप पर मिलता है, जिसके साथ एक प्लास्टिक की फ्रेम होती है। फ्रेम के बीच में लेंस लगा हुआ होता है और फ्रेम से जुड़ा हुआ एक हैंडल होता है, जिसकी सहायता से हम छोटे अक्षरों को पढ़ने का काम कर सकते हैं। प्रायः बच्चे इससे फन मूवमेंट भी करते हैं। वो धूप में बैठ करके सूर्य की किरणों को फोकस करके या तो पेपर जलाते हैं या माचिस की तीली को भी आग लगा सकते हैं। तो ये कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस जो प्लास्टिक की एक फ्रेम में, हैंडल युक्त फ्रेम में लगा हुआ है, यह कंस्ट्रक्शन हो गया, संरचना हो गई सरल सूक्ष्मदर्शी की। अब हमें देखना होगा कि इसके द्वारा इमेज फॉर्मेशन या प्रतिबिंब रचना किस प्रकार होती है।
सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा प्रतिबिंब रचना के अंतर्गत सबसे पहले हमें सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत देखना पड़ेगा कि यदि किसी वस्तु को सरल सूक्ष्मदर्शी अर्थात कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य कहीं पर रखा जाए तो लेंस के द्वारा वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त होता है। शब्द नया आ जाता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आखिर क्या होती है, तो हमें देखना पड़ेगा। मान लीजिए हम देख रहे हैं ये पेन है, पेन के ऊपर इसकी ब्रांड नेम लिखी हुई है। अब यदि हमें इस ब्रांड नेम को पढ़ना है तो हम इसे क्लोज टू आवर आई, यदि हमारे नेत्रों के पास में हम रखेंगे तो हम इसे नहीं पढ़ सकते। हमें इन लेटर्स को कौन सी ब्रांड का है पढ़ने के लिए हमें इसको हमारी आंख से दूर ले जाना पड़ेगा और एक पोजीशन ऐसी आएगी जब हमें उस पर लिखे हुए अक्षर ठीक से दिखलाई देंगे, अर्थात अब हम इस पेन का ब्रांड नेम पढ़ सकते हैं। नेत्रों से इस वस्तु की जो दूरी है, जिससे कम दूरी होने पर हम वस्तु को क्लियर नहीं देख सकते और अब इस पोजीशन में हम उसे क्लियर देख सकते हैं। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान अप्रोक्स 25 सेंटीमीटर माना गया है, अर्थात वस्तु हमें सबसे क्लियर उसी पोजीशन में दिखलाई देगी जब उसकी नेत्रों से मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होगी। इससे कम अगर हमने डिस्टेंस रख दिया है तो वस्तु हमें क्लियर दिखलाई नहीं देगी। तो इसी सिद्धांत को हम यहां पर फॉलो करते हैं और हम देखते हैं। ये एक हमने कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस बनाया हुआ है। ये सेंटर पॉइंट इसका, जिसको हमने इसका ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाश केंद्र वो बोला हुआ है। ये हमने एक मुख्य अक्ष बनाई और इस मुख्य अक्ष पर हम देखते हैं कि सपोज कीजिए यहां कहीं इसका फोकस है, ये प्रकाश केंद्र है, तो हमने फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में किसी वस्तु AB को रखा। अब AB वस्तु है, लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा हमको इसकी इमेज या प्रतिबिंब बनाना है। हम देखते हैं प्रतिबिंब रचना के लिए ए सिरे से दो किरणें लेंस के ऊपर आपतित की जाती है। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हमने डाली, हम देखेंगे इधर फोकस से होती हुई जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण हमने प्रकाश केंद्र O से होते हुए निकाली, इसमें किसी प्रकार का अपवर्तन नहीं होगा, ये सीधी निकल जाएगी और ये प्रकाश किरण हम देख रहे हैं फोकस से होते हुए जा रही है। जब ये दोनों प्रकाश किरणें ऑब्जर्वर या प्रेक्षक के नेत्रों में पहुंचती है तो उस व्यक्ति को वस्तु AB का लेंस L के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब दिखलाई देता है और वो प्रतिबिंब कहां दिखलाई देगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर दिखलाई देगा। इस प्रकार से हम देखेंगे यहां पर प्रतिबिंब दिखलाई दे रहा है B' के रूप में। हम देख रहे हैं यहां हमने वस्तु रखी हुई थी, वस्तु की दूरी को चिन्ह परिपाटी के अनुसार U के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वहीं हम देख रहे हैं यहां पर प्रतिबिंब बना हुआ है और प्रतिबिंब की दूरी को हम V से प्रदर्शित करते हैं और हमने देखा है V का मान स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है जिसे हम D से प्रदर्शित करते हैं। ये हमने प्रतिबिंब रचना की कि यदि वस्तु को उत्तल लेंस या कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर सीधा और आवर्धित रूप में प्राप्त होता है। हाँ, सेकंड कंडीशन बनती है यदि इस वस्तु को हम उठा करके फोकस पर रख देते, लेंस के फोकस पर रख देते, तो ये दोनों रेस पैरेलल हो जाती, समांतर हो जाती। तो उस कंडीशन में हम बदलाते जो प्रतिबिंब है वो D के बजाय इंफिनिटी पर बनता है,
ये अगली कंडीशन में हम देखेंगे जब इसकी आवर्धन क्षमता का हम सूत्र डेराइव करेंगे। तो प्रतिबिंब रचना का डायग्राम आपके सामने है। अब हम अगले पार्ट पर चलते हैं। हमें सरल सूक्ष्मदर्शी की मैग्निफिकेशन पावर या आवर्धन क्षमता का फार्मूला डेराइव करना है। आवर्धन से मीनिंग निकलता है कि वस्तु का आकार क्या है और प्रतिबिंब का आकार क्या है, कितना बड़ा है। जितना ज्यादा बड़ा होगा मैग्निफिकेशन पावर उतनी ज्यादा मानी जाएगी। तो मैग्निफिकेशन पावर या आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m = 10 बीटा अपान 10 अल्फा। जैसा कि अभी हमने देखा कि यह वस्तु है, यह इसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर, क्योंकि नेत्र लेंस के पास में होती है, इसलिए जो एंगल लेंस पर माना जाता है या पड़ता है उसी लेंस को हम नेत्र पर बना हुआ मान लेते हैं। तो यह प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब के द्वारा बनने वाले इस एंगल को हमने बीटा नाम दिया हुआ है। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित प्रतिबिंब के द्वारा बनने वाला कोण, या सीधा हम बोले प्रतिबिंब के द्वारा बनने वाला कोण बीटा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब पोजीशन ये आती है कि मान लीजिए हमने यहां से लेंस को हटा दिया तो हमें वस्तु दिखलाई देना बंद हो जाती है, ए भी दिखलाई देना बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि वह अब डी के अंदर है। डी हमारा यहां था, यहां तक की वस्तु हमें क्लियर दिखलाई दे रही थी, लेकिन हमारी वस्तु तो कहां है? डी के भी अंदर है। यहां हमने लेंस लगाया हुआ था तो हम उस वस्तु के इमेज को ठीक से देख पा रहे थे, प्रतिबिंब को डी दूरी पर। लेकिन अगर हमने यहां से लेंस को हटा दिया तो हटाने पर अब हम देख रहे हैं हमें वस्तु को देखने के लिए उसे डी दूरी पर खसकाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ, लेंस अगर हटा देते हैं तो ए बी को हमें खसका करके यहां तक लाना पड़ेगा, ए डबल डैश बी डैश तक। तो यहां पर अगर अपन वस्तु रखेंगे तो वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनने वाला कोण अल्फा के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो बीटा किसके द्वारा बना हुआ कोण है? प्रतिबिंब के द्वारा। अल्फा किसके द्वारा बना हुआ कोण है? डी दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा बना हुआ कोण। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर वस्तु है तो हमें दिखलाई नहीं दे रही है, हमें खसका करके उसे कहां पोजीशन चेंज करके कहां रखना होगा? डी दूरी पर हमें उसे रखना। अगला पॉइंट हमारा है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता से तात्पर्य होता है सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा छोटी वस्तु का प्रतिबिंब आखिर कितना बड़ा बनाया जाता है, कितने गुना बड़ा होता है। अगर मान लीजिए हम देखें 2 सेंटीमीटर की वस्तु है, प्रतिबिंब बना उसका 4 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे 2 टाइम्स मैग्निफिकेशन, 2 गुना आवर्धन। अगर 6 सेंटीमीटर है तो हम बोलेंगे 3 गुना। अगर 20 सेंटीमीटर है तो हम बोलेंगे 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन, 10 गुना आवर्धन। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है m = बीटा अपान अल्फा। बीटा हम देखेंगे प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दृष्टिकोण है, अल्फा हम बोलेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु के द्वारा बनने वाला दृष्टिकोण है। जैसा कि हमने यहां पर देखा है कि यह प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब के द्वारा बनने वाला दृष्टिकोण बीटा है। यह वस्तु है जिसे हमने डी दूरी पर रखा हुआ है, तो वस्तु के द्वारा बनने वाला कोण हम देख रहे हैं कि यहां पर अल्फा के द्वारा हमने दर्शाया हुआ है। तो इन्हीं चीजों को हम यहां पर ले रहे हैं, m = बीटा अपान अल्फा। कोणों के मान अत्यंत कम होते हैं, अतः इन्हें हम 10 बीटा और 10 अल्फा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यह हमारी समीकरण 1 बनी है। समीकरण 1 में हमें 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, 10 बीटा, ए डैश बी डैश ओ,
और ए बी ओ ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूप त्रिभुज अपन ने पुरानी क्लासों में पढ़ा हुआ है कि ऐसे दो त्रिभुज जिनके एंगल समान हो, साइड समान हो, दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड हो, उन्हें हम समरूप या कोग्रेंट ट्राइंगल कहते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ए डैश बी डैश ओ तथा ए बी ओ समरूप त्रिभुज है। टेन बीटा हमें फाइंड आउट करना है, तो टेन बीटा लंब बटे आधार, तो ए बी अपान ओ बी ये टेन बीटा की वैल्यू है। ए बी अपान ओ बी। ठीक इसी प्रकार टेन अल्फा की वैल्यू हम देखेंगे डायग्राम के बेस पर। ये टेन अल्फा किसके द्वारा बन रहा है? वस्तु के द्वारा। वस्तु को कहां रखा हमने? डी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो ए डबल डैश बी डैश अपान ओ बी डबल डैश। ए डबल डैश बी डैश अपान ओ बी डैश। हम देख रहे हैं बीटा अल्फा टेन के रूप में हमने दोनों की वैल्यू निकाली। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। m इज इक्वल टू टेन बीटा की जगह पर हमने रख दी वैल्यू इसकी ए बी अपान ओ बी, और टेन अल्फा की जगह पर हमने रखा ए डबल डैश बी डैश अपान ओ बी डैश। अब देखिए यहां पर वैल्यू रखने के बाद में हम देख रहे हैं ये ए बी है, वस्तु है। इसी वस्तु को हमने खिसका करके यहां पर रखा हुआ है। कहने का मीनिंग ए बी और ए डबल डैश बी डैश ये दोनों की हाइट सेम है। जब दोनों की हाइट सेम है तो यहां पर हम देखेंगे कि ये एक दूसरे को कैंसल कर देगी। क्या देखा हमने? ए बी और ए डबल डैश बी डैश दोनों की वैल्यू सिमिलर हो गई है। तो अपान की भी अपान वाला ओ बी डैश ऊपर लिखा जाएगा और अपान में है ओ बी, इसको हमने यहां पर लिखा और आगे इसको अपन ने बढ़ाया ओ बी डैश और ओ बी हमें देखना है वो इनकी वैल्यू आखिर क्या है। हम देख रहे हैं ओ बी यहां वस्तु रखी हुई है इसलिए यह वस्तु की दूरी u को प्रदर्शित कर रहा है। वहीं हम देख रहे हैं ओ बी डैश यहां पर प्रतिबिंब बना है इसलिए उसे हमने v के द्वारा या d के द्वारा प्रदर्शित किया हुआ है। हाँ, आपतित किरण की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, u की वैल्यू भी नेगेटिव होगी और v के रूप में जो d है इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी। तो दोनों की जगह पर हमने इनकी वैल्यू को पुट कर दिया। तो हम देख रहे हैं ओ बी डैश ओ बी डैश बराबरी पर क्या था? माइनस डी था। और हम देख रहे हैं ओ बी बराबरी पर क्या था? माइनस यू था। माइनस से माइनस कैंसल हो रहा है और हम देख रहे हैं कि हमारा फार्मूला बन गया m इज इक्वल टू डी अपान यू। यह हमारी सेकंड इक्वेशन है। यह मेन इक्वेशन है जो यहाँ पर मैग्निफिकेशन या आवर्धन के लिए हमने डेराइव की है। अब इस फार्मूले की हेल्प से हम आगे चलते हैं और दो पोजीशन लेते हैं। पहली पोजीशन जब प्रतिबिंब d दूरी पर बने और दूसरी पोजीशन हम लेंगे जब प्रतिबिंब इंफिनिटी अनंत पर बने। दो पोजीशन में यहां पर हमें फार्मूले को डील करना होगा। हम जानते हैं हमने हमारा फार्मूला बनाया हुआ है m इज इक्वल टू डी अपान यू। ये इक्वेशन सेकंड हमने बनाई हुई है। अब लेंस इक्वेशन का हम यहां पर उपयोग करते हैं। हम जानते हैं 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। इसमें अगर हम v की प्लेस पर वैल्यू रखें तो हम देखेंगे 1 अपान एफ इज इक्वल टू 1 अपान माइनस डी माइनस 1 अपान माइनस यू। हमने उचित चिन्हों का प्रयोग किया, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया हमने, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं लेफ्ट साइड वाली सारी डिस्टेंस नेगेटिव होती है। फार्मूला हमारा कन्वर्ट हो गया 1 अपान एफ इज इक्वल टू माइनस 1 अपान डी प्लस 1 अपान। अब इस पूरी इक्वेशन को हमने
d से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको हम d से मल्टीप्लाई करते हैं, d से गुणा कर देते हैं, तो हमारा फार्मूला बन जाता है d अपॉन f इज इक्वल्स टू माइनस d से d कैंसिल हो जाएगा, तो हम देखेंगे -1 यहाँ पर बचा, प्लस अपन ने d से मल्टीप्लाई किया तो हम देखेंगे कि ये भी d अपॉन u हो गया। तो माइनस के 1 को अगर हम इधर लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे वह प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी d अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 प्लस d अपॉन f। d अपॉन u की जो ये वैल्यू आई हुई है ये हमें इक्वेशन सेकंड में पुट करना है। हम जानते हैं इक्वेशन सेकंड हमने बनाई हुई है m इज इक्वल्स टू d अपॉन u। इक्वेशन सेकंड में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हम देखेंगे फार्मूला बन गया m इज इक्वल्स टू 1 प्लस d अपॉन f। ये सेकंड फार्मूला था, ये हमारा थर्ड फार्मूला बना। अब एक और स्पेशल केस या विशेष स्थिति यहां पर हमने ली हुई है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो हम जानते हैं प्रतिबिंब अगर अनंत पर बनेगा, हमें v इक्वल्स टू इंफिनिटी बनाना है, तो इसके लिए u इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, AF होना चाहिए। यदि वस्तु फोकस पर रखी जाए तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब इंफिनिटी या अनंत पर बनता है। बाय इक्वेशन सेकंड डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड हमारे पास में है m इज इक्वल्स टू d अपॉन u। d अपॉन u को रिप्लेस कर दिया हमने f से, ये हमारे पास में इक्वेशन 4 बनी। इस प्रकार हमने यहां पर क्या देखा, ये हमारा सेकंड फार्मूला था, ये हमारा थर्ड फार्मूला हमने यहां पर बनाया, स्पेशल केस फर्स्ट वाला लगा करके और स्पेशल केस सेकंड वाला लगा करके ये हमने 4 फार्मूला बनाया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो फार्मूला हमने बनाए हुए हैं, सेकंड बनाया, थर्ड बनाया, 4 बनाया, इन तीनों फार्मूलों को हम सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के व्यंजक कहते हैं। तो मित्रों, ये पूरा क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमने देखा सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके द्वारा प्रतिबिंब रचना किस प्रकार से होती है, और साथ ही हमने देखा मैग्निफिकेशन पावर या आवर्धन क्षमता का व्यंजक हम कैसे निकालते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कुछ करना है तो प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगी। सरल क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बोर्ड में यह पूछा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में शीघ्र ही। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा, और हाँ, कोई डाउट हो, कोई कठिन प्रश्न आपको लग रहा हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। मैं सबसे पहले उसका वीडियो आपके लिए बना करके पोस्ट करूंगा। ओके।